सर 6.1 जो है वो हो गई थी आप सबसे। 6.1 हो गई थी। ओके, हो गई थी मैम। ठीक है। यस मैम, कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा बस एरिया और वॉल्यूम्स की कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे ये यूज होती हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रमजान में हम वो टॉपिक्स डिस्कस करें जो जरा इजी हों। उसके बाद बेशक हम थोड़े टफ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक तो टाइम कम होता है, दूसरा इतना जल्दी हम इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे रमजान में। अच्छा जी, वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे हम एरिया के बाद। एरिया हमारा जो है वो टू डायमेंशनल सिस्टम के अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो वॉल्यूम है इसके लिए हमारी जो शेप्स होती हैं वो 3D शेप्स होती हैं, जैसा कि 3 शेप्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसमें हमारे पास जब अपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हाइट भी इन्वॉल्व हो जाती है शेप्स की। देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स का हम वॉल्यूम जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। We start with a simple type of solid called a cylinder. हम एक सिलेंडर जो है उससे स्टार्ट करते हैं, और मोर प्रिसाइजली अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है उसको डिस्कस करेंगे एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 1A. A cylinder is bounded by a plane region B1 called the base. एक जो रीजन हमारी यहाँ पे सिलेंडर की होगी हमेशा ये बेस कहलाएगी, एंड द कॉन्ग्रुएंट रीजन B2 इन द पैरेलल प्लेन, ये हमारी प्लेन के पैरेलल रीजन B2 है। द सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द बेस। सिलेंडर हमारे पास उसमें सारे पॉइंट शामिल होंगे ऑन द लाइन सेगमेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू द बेस, जो बेस की क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है, एंड ज्वाइन B1 टू B2, और B1 से B2 को ज्वाइन कर रहे हैं। इफ द एरिया ऑफ द बेस इज A, अगर हम एरिया बेस का जो एरिया है उसको फाइंड आउट कर लें, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फिर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उस एरिया के साथ उस हाइट को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम B1 टू B2, B1 से B2 जो है वो हाइट इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट जो आपको सिलेंडर नजर आ रहा है, इसकी जो बेस रीजन है वो हमारे पास एक ट्रायंगल टाइप है, और मोस्टली हम प्रेफर्स करते हैं राइट ट्रायंगल्स। तो हम ट्रायंगल का एरिया 2D शेप्स के अंदर फाइंड आउट कर लें और फिर उसको हाइट के साथ इन्वॉल्व कर दें, तो हम बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। And the height of the cylinder, the distance from B1 to B2 is h. अगर हम कंसीडर कर लें कि जो हाइट है वो h है, then the volume of the cylinder is defined as B is equal to AH. In particular, if the base is the circle with radius R, अगर हमारे जो सिलेंडर है उसमें कुछ इस तरह के कट्स ना हो, वो एक हमारा इस तरह का सिलेंडर हो जो मोस्टली हमारी गाड़ियों में भी यूज होता है। उसमें हमारी जो बेस है वो हमेशा एक सर्कल होती है जिसका रेडियस हम आर कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे उस बेस का जो एरिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर उस सिलेंडर की हाइट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो हम बेसिकली उस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। In particular, if the base is the circle with radius r, then the cylinder is the circular cylinder with volume pi r square h. फिर उसका जो वॉल्यूम है वो पाई आर स्क्वायर एच है। सी फिगर नंबर 1B. एंड इफ द बेस इज रेक्टेंगल विद लेंथ एंड विड्थ W, अगर हमारी जो बेस है वो एक रेक्टेंगल टाइप हो, मींस हमारा सिलेंडर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट टाइप इस तरह की एक रेक्टेंगल बना रहा हो, तो ये हमारे पास उस रेक्टेंगल की जो है लेंथ और विड्थ है और उसको उसकी हाइट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच के साथ, तो हमारे पास बेसिकली उस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा उसकी बेस क्या होगी, या हमारे पास कोई ट्रायंगल होगी, या उसका बेस एक सर्कल होगा, या उसकी बेस जो है वो एक रेक्टेंगल होगी। डेफिनेट तभी हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास 2D शेप्स जो है उनके एरियाज जो है वो फाइंड आउट हो। तो 2D शेप्स का एरिया हमने पीछे देखा कि हमने किस तरह से फाइंड आउट किया था, फिर उसको सिर्फ हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम अपना वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं।
हाँ जी जी, बता दे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोग? जी मैम क्लियर आ रही है। मैम आ रही सही आ रही है। क्लियर है। ओके ओके। For a solid S that is not a cylinder, एक solid उसने कहा हम ले लेते हैं जो कि एक सिलेंडर नहीं है. We first cut S into pieces and approximate each piece by the cylinder. फिर क्या करते हैं वो उस सॉलिड को कट कर देते हैं पीसेस में और अप्रोक्सीमेट करते हैं हर पीस को सिलेंडर के साथ. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पीछे किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसको रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर देते थे और फिर उन रेक्टेंगल्स की अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करके अपना एरिया फाइंड आउट करते थे. सिमिलरली इस तरह हमारे पास अगर कोई भी शेप है तो उस शेप को वो क्या कर रहे हैं पीसेस में डिवाइड कर देते हैं एंड अप्रोक्सीमेट ईच पीस बाय द सिलेंडर. हर पीस को वो सिलेंडर के साथ अप्रोक्सीमेट करते हैं. वी एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ एस बाय एडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर्स. ये जो रीजन पूरी एस है उसको उसने कहा है कि उसका वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड करते हैं बाय एडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर्स. जो सिलेंडर उसके अंदर हम बनाएंगे उन सिलेंडर्स के वॉल्यूम्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी बेस पे हम अपनी रीजन्स की अप्रोक्सीमेशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. वी राइट एट द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ एस थ्रू द लिमिटिंग प्रोसेस. एग्जैक्ट वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लिमिटिंग प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे. डेफिनेट जब हम कहते थे कि एन जो है वो इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो हमारा जो एग्जैक्ट एरिया या एग्जैक्ट वॉल्यूम फाइंड आउट हो सकता है जितनी ज्यादा हमारी रीजन्स जो है वो बढ़ती जाती हैं. In which the number of pieces becomes large. जितने ज्यादा नंबर ऑफ पीसेस जो है वो लार्ज होंगे उतनी रीजन एक्यूरेट होगी. लाइक दिस ये हमारे पीसेस बन गए हैं सिलेंडर्स के. इनकी रीजन्स के एरियाज जो है वो फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो हमारी पूरी रीजन का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट हो जाएगा. We start by intersecting S with a plane and containing a plane region that is called the cross section. एक cross section plane के साथ वो उसको कट कर देता है and passing through the point X. X point से वो हमारा plane जो है वो पास हो रहा है. Let A into X be the area of the cross section of S in the plane P into X. AX जो है वो हमारे पास वो एरिया है जो उस प्लेन का है. अगर उस प्लेन का एरिया आपके पास फाइंड आउट हो जाता है तो फिर उसको हाइट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी पूरी रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा. सो इस सारी हिस्ट्री को डिस्कस करने की बजाय हम चलते हैं जो कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने पीछे सारे डिस्कस किए हुए हैं कि हमारे पॉइंट्स जो है उनको हम कौन से नाम दे देते हैं और हाइट हम क्या लेते हैं डेल्टा एक्स ले लेते हैं विड्थ सॉरी और इसी तरह की डेफिनेशन जो है ये सारी हमने पीछे बेसिकली डिस्कस की हुई है. तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने बेसिकली ये फार्मूला फाइंड करना है. इनटू एक्स टेरिकाई मींस पहले आप अपनी रीजन का एरिया फाइंड करते हो. वो एरिया आपने कैसे फाइंड आउट करना है फिर उसको डेल्टा एक्स यहाँ पे वो हाइट को साथ रिप्रेजेंट करेगा. पीछे हम अपनी डेल्टा एक्स जो है वो विड्थ लेते थे. यहाँ विड्थ नहीं यहाँ डेल्टा एक्स वो हाइट के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है. सो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम अपनी पूरी रीजन का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई फ्रॉम 1 to n a into x टेरिकाई डेल्टा एक्स. सो मेन डेफिनेशन हमारे पास क्या है. लेट S be the solid that lies between x equal to a and x equal to b. S हमारे पास कोई सॉलिड है जो A से B रीजन के दरमियान लाई कर रहा है. इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ S in the plane P into x through x and उसने कहा अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फाइंड आउट कर दें मीन सेक्शन बना दें इस रीजन्स के इन द प्लेन पी एक्स और उन प्लेन्स को हम नाम दे देते हैं P1 का P2 का. जनरली हम उसको PX के साथ रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू x और ये हमारे पास x में से ही पास आउट हो रहे होते हैं. एंड परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस के ये परपेंडिकुलर हो इज a into x where a is continuous function. जबकि a आपके पास क्या होगा continuous function होगा. देन द वॉल्यूम ऑफ s इज फिर जो वॉल्यूम है वो आपका किस तरह से रिप्रेजेंट होगा. लिमिटिंग वैल्यू मींस जितने ज्यादा आप क्रॉस सेक्शन ज्यादा बनाएंगे और अगर इंटीग्रल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से अपना एरिया जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. शो दैट द वॉल्यूम द स्फीयर ऑफ रेडियस r इज v is equal to 4 by 3 pi r square. स्फीयर जो है वो आपके पास गिवन दिया हुआ है जिसका आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो स्फीयर बेसिकली अगर आप देखें तो कोई भी जो सॉलिड स्फीयर होता है जैसे एक नेट बॉल होती है जो कि आपके पास अंदर से सारी भरी होती है. तो बॉल होती है ना जिसके अंदर खला होता है. एक बॉल होती है जो पूरी की पूरी सॉलिड होती है आपके पास. आप देखें तो उस वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म जो है वो हमेशा स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है.
अब कैसे बनती है? बेसिकली तो हमें ये एक सर्कल लग रहा है, लेकिन ये बहुत सारे सर्कल से मिल के बनती है। एक ये सर्कल है, एक उसके साथ और सर्कल है, फिर और सर्कल है, फिर और सर्कल है। इट मीन्स कि इसके अंदर हम इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक सर्कल इसके अंदर ड्रा किया है। उस सर्कल का मीन इसकी बेस हम देना चाह रहे हैं, बेस का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बेसिकली इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल में और स्फीयर में ये डिफरेंस आ जाता है कि सर्कल जो होता है उसमें के दरमियान में हम एक खला ले लेते हैं, जैसे आप एक वैसे सिंपल वॉल ले लेते हो, लेकिन जो स्फीयर होता है वो अंदर से पूरी तरह फिल होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है आपके पास, जो बहुत हैवी किस्म की बॉल्स होती हैं और वो बहुत सारे सर्कल से मिल के बनी होती हैं आपके पास। तो ये हमारी जो बेस का सर्कल है, हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली हम अपने इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। Show that the volume of the sphere of radius r is v is equal to 4 by 3 pi r square। ये हमें शो करना है कि जो स्फीयर है r रेडियस के साथ उसका जो रेडियस है वो हमने r लिया उस स्फीयर का, ये उसकी y एक्सिस है, ये उसका x एक्सिस है आपके पास, और रेडियस r के साथ उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना 4 by 3 pi r क्यूब। अच्छा जी, if we place the spheres so that its center is at the origin, उसने कहा अगर हम एक स्फीयर को प्लेस कर दें और सेंटर जो है उसका रीजन ही हो, then the plane p into x intersects the sphere into a circle whose radius। तो फिर एक प्लेन p into x, ये प्लेन हमने लिया जो उस the plane p into x intersects the sphere, इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है in a circle whose radius from the Pythagoras theorem या Pythagoras theorem is y is equal to r square minus x square। क्योंकि अब हमने ये जो सर्कल ड्रा किया है, सर्कल की बेसिकली ये साइड आपकी x एक्सिस और ये साइड आपकी क्या होती है, y एक्सिस है। अब अगर यहाँ से इस स्फीयर के साथ हम एक ट्रायंगल बना दें तो ये y एक्सिस, ये बेसिकली x एक्सिस और ये r है हमारे पास, ये रेडियस है इस स्फीयर का। तो r आपका किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। जबकि हम यहाँ पे सिर्फ इस प्लेन का एरिया देखें तो इस प्लेन के एरिया में अगर हम y को देखें तो y हमारे बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल y इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि r किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पैथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम यूज करें तो y आपका क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस सर्कल का, ये जो डार्क ब्लू कलर में आपका सर्कल है, इसका एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या आ जाएगा, इंटू एक्स पाई आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हमारे रेडियस को वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द वॉल्यूम, अब हमने सिर्फ उसके अंदर जो एक सर्कल है उसका एरिया फाइंड किया, उसके अंदर तो इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स हैं जो माइनस आर से आर तक हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की डेफिनेशन लगा देंगे। वॉल्यूम का भी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा के हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान अपना वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, माइनस आर टू आर इंटू एक्स डी एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 2 पाई आप बाहर ले आए तो आपके पास क्या है, आर स्क्वायर, माइनस आर से आर है, ये पाई पहले बाहर आएगा। अब इस माइनस आर से आर को अगर 2 इंटू 0 पाई के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीछे हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर माइनस आर से आर तक आपका दोनों साइड्स का एरिया इक्वल हो, सिमेट्रिक हो, तो आप 2 0 से आर की डेफिनेशन के साथ भी इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा। सो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें तो आप बेसिकली पूरा स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें।
यहाँ वॉल्यूम में हमेशा आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, जैसा कि मैं आपको ये बता दूं, आप एक सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने जा रहे हो। ये सिलेंडर, आप इस सिलेंडर के अंदर सिर्फ एक सर्कल नहीं है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली दो सर्कल नहीं है। इस पूरे सिलेंडर पे बार बार सर्कल बन रहे हैं। जब बार बार सर्कल बनते हैं, जैसा कि आप साइकिल के टायर ले लेते हो, एक टायर के ऊपर एक दूसरा टायर रखते हो, फिर तीसरा टायर रखते हो, आप जब 10-12 टायर रख देते हो एक दूसरे के ऊपर, तो आपको लगता नहीं कि वो एक सिलेंडर टाइप चीज बन गई है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. जी। तो वो बार बार हम एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, या एक ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पर भी लग रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल है, बेसिकली ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये बार बार ट्रायंगल इन्वॉल्व होती हैं। उन ट्रायंगल की फिर हाइट बन जाती है, बहुत ज्यादा ट्रायंगल्स जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, फिर हम जाके एक हाइट देते हैं एक सिलेंडर की। तो ये वो सिलेंडर है जो ट्रायंगल से बना हुआ है, ये वो सिलेंडर है जो सर्कल से बना हुआ है, और ये वो सिलेंडर्स है जो हमारी रेक्टेंगल से बना हुआ है। ये इसमें आप इस सिलेंडर की अगर हाइट लेना चलो तो ये उस टाइप के सिलेंडर्स होते हैं। जैसे आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, तो आपका रूम जो है, अगर आप स्केयर वाली साइड में, अगर स्केयर के साथ आप कोई सिलेंडर डिस्कस करना चाह रहे हो, रूम में एक नीचे आपके फ्लोर है और दूसरा आपकी छत है, तो फ्लोर से छत पे जाने के लिए आपके पास दरमियान में बहुत सारे स्केयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तभी आप एक हाइट तक पहुंचते हो। तो जो सॉलिड शेप्स होती हैं, बेसिकली हम उनके वॉल्यूम्स फाइंड आउट करते हैं, और वो बहुत सारे सर्कल से मिलकर बनती हैं, या बहुत सारी ट्रायंगल से मिलकर बनती हैं, या बहुत सारी रेक्टेंगल से मिलकर बनती हैं हमारी सॉलिड शेप्स जो होती हैं। मैम जो हॉलो सर्कल होते हैं वो भी इसी तरह आते हैं? हॉलो सर्कल जो है उनकी डेफिनेशंस जो है वो इस सेम इस मैनर्स में डिस्कस नहीं होती, इससे डिफरेंट होती है आपके पास, वो इसमें नहीं आ जाते। अच्छा जी, आगे डिफरेंट शेप्स जो हैं वो उसने दिखा दी हैं। इसी स्फीयर की बेसिकली जो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है 4.18879। फिर द स्लैब्स आर सर्कुलर सिलेंडर्स, जो उसने कहा हमने स्लैब्स ली हैं वो हमारे पास क्या है, सर्कुलर सिलेंडर है। ये देखें तो एक सिलेंडर दूसरा सिलेंडर मिलके ये हमारे पास बेसिकली एक पूरा स्फीयर जो है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आर डिस्क, यहाँ हम इनको फिर डिस्क का नाम देते हैं। एंड द three parts of the figure 5 shows the geometric interpretations of the Riemannian sums। ये तीन पार्ट्स जो हैं वो रिमानियन सम को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम कुछ क्रॉस सेक्शनल बनाते हैं, कुछ सर्कल्स अंदर देते हैं, या कुछ डिस्क देते हैं, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 4.2726 है, और जब हम उसको बढ़ा के 10 कर देते हैं अपनी डिस्क को, 10 सर्कल अंदर बना लेते हैं, तो फिर वॉल्यूम 4.2097। और जब हम इसको बहुत ज्यादा कर देते हैं तो ये हमारे पास आता है 4.194, और ये 4.194 तकरीबन जो है वो हमारा इससे नजदीक ग्रीन पॉइंट्स जो है वो आ जाता है, जो हमारा वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट हुआ है। सो यहाँ पर भी सेम वही डेफिनेशन यूज होगी कि जितनी ज्यादा हम अपने सर्कल्स या अपनी डिस्क को बढ़ाते जाएंगे और हमारा इन्फिनिट को अप्रोच करता जाएगा, उतना हम अपना एक्यूरेट या नजदीक तरीन वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Find the volume of the solid obtained by rotating about the x-axis the region under the curve y is equal to square root x from 0 to 1। हमने find the volume of the solid। अब हम पहले जब रीजन y is equal to square root x बनाते थे तो हम सिर्फ कर्व की बात करते थे, ये दरमियान में हमारे पास जो है वो खला होता था, ठीक है। यहाँ पे हम सॉलिड रीजन की बात करें, ये सॉलिड की बात हो रही है, तो इट मीन ये सारा एरिया जो है सॉलिड फॉर्म में, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन यूज कर रहा है वो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जब भी सॉलिड होगा वॉल्यूम फाइंड करना, इट मीन्स हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी जो भी होगी। Find the volume of the solid obtained by rotating about the x-axis। x-axis के along वो rotate कर रहा है रीजन को y is equal to square root x from 0 से 1 पे, 0 से 1 पे उसने इस square root रीजन को rotate कर दिया। Illustrate the definition of the volume by sketching a typical approximating cylinder। डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम को यूज करते हुए उसने कहा है कि एक टिपिकल सिलेंडर जो है उसको स्केच करना है, तो डेफिनेट हम यहाँ से इस साइड पे
एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसकी सिमेट्री जो है वो सिलेंडर की इसी तरह से आपके पास आएगी। अब आप देख सकते हैं कि इस 0 से 1 तक पहुंचने के लिए भी दरमियान में बहुत सारे सिलेंडर जो है, बहुत सारे सर्कल्स जो है वो हमारे पास बन रहे हैं, जिसको उसने एक सिंपल सी कंडीशन के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। एक्स एक्सिस के अलाउंग ये हमारे पास बन रहा है एक्स एक्सिस को कट करते हुए। द रीजन इज शोन इन फिगर नंबर 6A। रीजन जो है वो 6A में उसने कहा हमने शो करवा दी है। If we rotate about the x-axis, अगर हम x-axis के along रोटेट करवाते हैं, we get the solid shown in figure number 6B, तो फिर हम इस तरह की शेप लेते हैं जो हमारे पास B फिगर में शो हो रही है। When we slice through the point x, x से उसने कहा जब हम इनके स्लाइस लेते हैं, स्लाइस का मतलब कट कर देते हैं, पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। When we slice through the point x, we get a disc with radius x, तो फिर हम एक ऐसी डिस्क लेते हैं। When we slice through the point x से उसने कहा जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसी डिस्क आ जाती है जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट x है उस डिस्क का। The area of the cross sectional is a into x pi x square। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस डिस्क का जो एरिया है वो स्क्वायर रूट x, r की बजाय यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। सो पाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर दैट इज पाई x। पूरी रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये किसके साथ रिप्रेजेंट होगा, 0 से 1 हमारी इंटीग्रल की डेफिनेशन आ जाएगी, a into x dx आ जाएगा। अगर आप उसको जस्ट एंड द वॉल्यूम जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द अप्रॉक्सीमेटिंग सिलेंडर अ डिस्क विद थिकनेस डेल्टा x, जिसकी थिकनेस जो विड्थ जो है वो डेल्टा x के साथ ले रहा है तो इनटू x डेल्टा x। और अगर आप उसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, a into x dx आ जाएगी। 0 से 1 तक हम इसको डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आप उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो ये आपके पास क्या आ जाती है, π/2 आ जाती है। सो यहाँ पे आपके सारी ही जो शेप्स हैं वो या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेंगी या वाई एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेंगी और सिमेट्री के साथ होंगी। सो दोनों फॉर्म में आप अपना एरिया जो है वो सेम मैनर्स के साथ फाइंड आउट करेंगे। Find the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by y is equal to x cube and y is equal to 8 and x equal to 0 about the y axis। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है उस सॉलिड रीजन का जो कि रोटेट कर रही है, y is equal to x cube, y is equal to 8 के साथ उसको बाउंड कर दिया, y is equal to x cube ये रीजन हमारी बन रही है। कुछ इसी तरह से x क्यूब की रीजन आपकी बनती थी, ठीक है। दूसरी एक हमारे पास गिवन लाइन क्या है, y is equal to 8, y is equal to 8, y is equal to x क्यूब और x equal to 0 के दरमियान हमने अपनी रीजन को क्लोज किया है। अब ये जो रीजन है ये x एक्सिस के अलाउंग हमारी रोटेट नहीं होगी बल्कि y एक्सिस के अलाउंग इस तरह से मूव होगी, ये वो y एक्सिस के अलाउंग मूव हो रही है। अब जो इसके अंदर स्लाइस या डिस्क बनेगी उसमें हमारे पास जो हाइट जो है वो डेल्टा y के साथ रिप्रेजेंट होगी जब आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और जो एरिया है अब वो हमारा x के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। एरिया जो है वो उसमें अगर हम इस सर्कल का रेडियस रिप्रेजेंट करें तो हम उसको x के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो y is equal to 8 एक हमारी रीजन है, x equal to 0 पॉइंट हमें गिवन है और तीसरा हमारे पास y is equal to x क्यूब गिवन था जिसको x equal to y पावर 1/3 भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों तरह से। सो द रीजन इज शोन इन फिगर नंबर 7A में उसने कहा रीजन जो है वो शोन हो रही है और ये इस तरह से रोटेट कर रही है जैसे रोटेटिंग इस तरह से y के लॉन्ग। एंड द रिजल्टिंग सॉलिड इज शोन इन फिगर नंबर 7B। अब रोटेट करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉलिड है वो बेसिकली B में शो कर दिया गया है। बिकॉज द रीजन इज रोटेटेड अबाउट द y एक्सिस, चूंकि जो रीजन है अब x एक्सिस के लॉन्ग रोटेट नहीं कर रही, y एक्सिस के लॉन्ग है, तो अब हमारे सर्कल भी y एक्सिस के लॉन्ग बन रहे हैं, सारे के सारे जितने भी सर्कल होंगे। इट मेक्स सेंस टू स्लाइस द सॉलिड परपेंडिकुलर टू द y एक्सिस। हम एक स्लाइस जो है ड्रा करते हैं y एक्सिस के लॉन्ग, ये वाला स्लाइस। Obtaining circular cross sections, ये एक circular cross sections है, हमारे पास sections है
एंड देयरफॉर टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, अब हमने जो इंटीग्रेट करना है वो x के रिस्पेक्ट से नहीं करना, y के रिस्पेक्ट से करना है। कि वो स्लाइस एट हाइट y, अगर उसने कहा जो स्लाइस है इसकी जो हाइट है उसको हम y के साथ रिप्रेजेंट कर दें, we get a circular disc with radius x, तो फिर हमारे पास जो रेडियस होगा इस सर्कुलर डिस्क का वो क्या होगा, वो x होगा। पहले जो हमारी डिस्क का रेडियस था वो y के साथ था जब x एक्सिस के लॉन्ग थी, जब y एक्सिस के लॉन्ग ये रोटेट हो रही है तो अब उसका रेडियस, उस सर्कुलर डिस्क का रेडियस हम किससे रिप्रेजेंट करें, उसको हम x के साथ रिप्रेजेंट करें, वेयर x इक्वल टू दिस, जबकि x हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है। So the area of the cross section through y is a into y, पहले हम a into x फाइंड आउट करते थे, जैसा कि आप पीछे अपनी प्रीवियस एग्जांपल में देख सकते हैं, a into x होता था। अब यहाँ पे a into y है, a into y है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, पाई into x स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर और r यहाँ पे हमने रेडियस जो है उसको किसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पाई x स्क्वायर। x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, ये गिवन थी पाई इंटू वाई पावर 2/3 एंड द वॉल्यूम, अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना तो इसके साथ हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी इंटू वाई डेल्टा वाई, और ये, और अगर आपने इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो इसे इंटू वाई के साथ डी वाई इन्वॉल्व हो जाएगा, और हमारी जो लिमिट है वो 0 से 8 तक है, 0 से 8 तक है, उसको पुट करें और अपना वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करें। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वहां से समझ नहीं आई तो वो आप लोग पूछ लें। जहन में ये रखना है कि जब वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है तो फिर उसकी हाइट इस एक्स के लॉन्ग जा रही है, अब ये हाइट है उसकी, ठीक है, डेल्टा एक्स, और जब वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो उसकी हाइट डेल्टा वाई है इस सर्कुलर डिस्क की जो अंदर मूव कर रही है। और जब सारी सर्कुलर डिस्क की हाइट फाइंड आउट करनी है तो फिर हम उसको इंटीग्रल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 सेम वैसी है जैसी पीछे थी, इसको एक दफा पढ़ें। इसमें दो रीजन इन्वॉल्व हो जाएंगी, एक रीजन अपर रीजन है और दूसरी लोअर रीजन आपकी आ रही है। एक अपर रीजन के लॉन्ग जब हम रोटेट करवाएंगे तो ये रीजन स्ट्रेट लाइन के साथ यहाँ पे बनेगी, ठीक है। जब आप उसको इस रीजन के साथ इन्वॉल्व करवाएंगे तो एक ये बन रही है रीजन, थोड़ी सी ब्लू नजर आ रही है लाइन, और ये रीजन बन रही है। सही है फ्रेंड्स? दो रीजन्स हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स के लॉन्ग रोटेट करेगी हमारी रीजन एक्स एक्सिस पे, और दूसरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लॉन्ग रेज करेंगे। अब जो हमारी यहाँ पे डिस्क बनेगी वो दो एनुलर रीजन्स के दरमियान है। एक रीजन हमारी जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो दूसरी रीजन हमारी जो है वो y इज इक्वल टू एक्स है। जो y इज इक्वल टू एक्स है वो आपकी आउटर रीजन है, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो आपकी इनर रीजन है। तो हमने एरिया फाइंड करना है बेसिकली आउटर रीजन से इनर रीजन का, तो हम आउटर रीजन का एरिया हमारा पाई एक्स स्क्वायर माइनस दिस, बेसिकली आपका जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई है, क्योंकि दूसरा हमारा रेडियस जो रिप्रेजेंट हो रहा है वाई इज इक्वल टू, एक तो वाई इज इक्वल टू एक्स है तो पाई वाई स्क्वायर को पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और दूसरा पाई वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सारी एग्जांपल जो है इसको एक दफा पढ़ लें, फिर कोई क्वेश्चन होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एरिया दो एनुलर रीजन के दरमियान फाइंड आउट हो रहा है, तो पहली आउटर रीजन में से इनर रीजन को हम हमेशा माइनस करते हैं तो अपना एरिया फाइंड आउट करते हैं।
एग्जांपल 3 में जो y इज इक्वल टू 8 इनने लाइन ड्रा की हुई है, ये तो x एक्सिस के अलाउंग नहीं ड्रा की, हालांकि y इज इक्वल टू 8 तो तो वो अपनी रीजन को क्लोज करना चाह रहे हैं इन 3 कंडीशंस के साथ। y इज इक्वल टू है तो ये x एक्सिस के अलाउंग, उसने तो सिर्फ ये हमने एरिया जो कि y के अकॉर्डिंग लेना है ना, पहले जैसे x के अकॉर्डिंग लेते थे। अब इस रीजन को अगर तो वो x के अकॉर्डिंग कह देता तो फिर ये 0 से यहाँ तक तकरीबन 1 तक जा रही है, ठीक है, लेकिन y के लॉन्ग मूव कर रही है तो 0 से 8 तक जाना है। हमने तो इसलिए देखा कि ये इसलिए लाइन आपको दी थी कि वो y के लिमिट्स फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि y को कहाँ पे क्लोज करें हम। ओके, अब वो x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2 कंडीशन दे देते, ये कंडीशन ना देते तो फिर कहीं पे भी हमारी रीजन क्लोज नहीं होनी थी ये, लेकिन मूव ये y एक्सिस के लॉन्ग कर रही है। अगर ये y एक्सिस के लॉन्ग मूव करी तो हमें y की 2 लिमिट्स भी चाहिए थी, फिर हम 0 से इन्फिनिट ले लेते अगर ये क्लोज ना करते यहाँ पे, ठीक है।